गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर की और वन बाय वन देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स है जो आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर सिविल सर्विसेज। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, उसकी तीनों ब्रांच पे विच इज अहमदाबाद, वडोदरा एंड गांधीनगर। आफ्टर उत्तरायण के बाद नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। यस, न्यू बैचेस आफ्टर उत्तरायण, नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत फॉर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 प्रिपरेशन। वी ओनली फोकस ऑन हायर लेवल एग्जामिनेशन इन इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो अभी तक आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म और यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से आपको डायरेक्शन प्रोवाइड की जाती है। क्यों पीडी गुरुकुल को पूरे गुजरात की बेस्ट इंस्टीट्यूट बोला जाता है फॉर सिविल सर्विसेज, किस तरीके का 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम यहाँ से आपको मिलता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों एक्सेस आपके पास होंगे। साथ ही साथ पूरा मटेरियल, पूरे करंट अफेयर्स आपको यहीं से प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दैट इज ऑल द बेनिफिट अबाउट पीडी गुरुकुल। तो आज ही वहां पे ज्वाइन करें। यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप। यस, तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाना है, वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, यू जस्ट हैव टू फिल अप दैट फॉर्म और बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहां से आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए तो आज के लेक्चर की करते हैं शुरुआत एंड वन बाय वन द टॉपिक्स। सो दिस आर दी टॉपिक्स ऑफ द डे जिसके ऊपर आज हम करेंगे बातें और वन बाय वन करते हैं शुरुआत। चलिए, द फर्स्ट टॉपिक विच इज अबाउट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। अब क्या है अभी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अंदर वहां पे न्यूज में, तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में क्या है। सो रिसेंटली सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, उन्होंने अभी वहां पे एक चीज शोकेस की है कि दिल्ली के अंदर जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है वो उसके पूरे साल के PM 2.5 लोड के 1/3 तक वहां पे पहुंच चुका है। कहने का मतलब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का लेवल जो है वहां पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है। देखिए, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स उस पॉल्यूटेंट को बोले जाते हैं जो डायरेक्टली किसी सोर्स से एमिट नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर में। सोर्स से निकलते टाइम वो पॉल्यूटेंट कुछ और होता है और एटमॉस्फेयर में पहुंचने के बाद कुछ अलग अलग तत्वों के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ केमिकल प्रोसेस करने के बाद वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट होता है। So these are not emitted directly from the source, but they are formed in the atmosphere when the primary pollutants undergo chemical reactions influenced by sunlight, humidity, temperature, as well as stagnation. So unlike visible local emissions, they build up downwind and over the time make control more complex. मेजरली अगर हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, सो उसमें सबसे पहले आता है सेकेंडरी PM 2.5, जहां पे एमोनियम सल्फेट, एमोनियम नाइट्रेट का इंक्लूजन होता है। साथ साथ एक होता है यहाँ पे ओजोन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडर द सनलाइट। तीसरे आते अलग अलग एसिड जिसके अंदर है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड विच आर कंट्रीब्यूटर टू द एसिड रेन। Then after we can say photochemical smog components जिसके अंदर PANs और नाइट्रोजन ऑक्साइड को वहां पे रखा, डाइऑक्साइड को वहां पे रखा जाता है। और एक्जेक्टली इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो एक तो होता है एमिशन ऑफ प्रिकर्सर गैसेस लाइक SO2 फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड पावर प्लांट्स, एमोनिया फ्रॉम फर्टिलाइजर यूज, लाइवस्टॉक एज वेल एज सीवेज। एटमोस्फियर के अंदर उनका एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट होके बनता है सल्फेट,
सल्फेट जो है वो एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और वहां से बना देता है एमोनियम सल्फेट। सेम फॉर नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो वहां पे कन्वर्ट होता है नाइट्रिक एसिड के अंदर, जो एमोनिया के साथ मिलके बनाता है एमोनियम नाइट्रेट। प्लस साथ साथ फेवरेबल वेदर कंडीशंस, हाई ह्यूमिडिटी, फॉग, लोअर टेम्परेचर्स, लो विंड स्पीड्स, ये सारी की सारी जो वेदर कंडीशंस है वो इनके रिएक्शंस को और बूस्ट करती है, पार्टिकल्स को और अलाउ करती है टू फॉर्म विद इन आवर्स एंड रिमेन एयरबोर्न फॉर द डेज। इंप्लीकेशंस क्या रहती है? तो रीजनल एंड ट्रांस बाउंड्री इंपैक्ट आपको इनकी मिलती है, जिससे दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा वहां पे खराब हो जाती है। साथ साथ एक सीवियर विंटर स्मोक वहां पे मिलता है, दैट इज स्मोक प्लस फॉग, और बहुत ही लंबे समय तक वो वहां पे स्टेगनेंट हो जाती है वाली कंडीशन। और वहीं से बोल सकता है कि पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट्स वहां पे बन जाते हैं। फोकस ऑन विजिबल PM10 और लोकल सोर्सेस अलोन इज बिकमिंग इनसफिशिएंट, और हेल्थ रिस्क वहां पे बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि ये मेजरली ये जो सेकेंडरी पार्टिकल्स है वो आपके लंग्स के अंदर वहां पे पेनिट्रेट होना शुरू कर देते हैं, जो रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवेस्कुलर डिसीज को वहां पे बढ़ाने के लिए वहां पे बूस्ट कर देता है। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट कॉपर। और कॉपर क्या है अभी न्यूज के अंदर? तो रिसेंटली कॉपर की प्राइस जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर कंटिन्यूअसली वहां पे राइज हो रही है, जो $12,000 पर टन को उसने क्रॉस कर दिया है। एंड बोल सकते हैं इट इज ड्रिवन बाय यूएस टैरिफ uncertainty, global supply disruptions, as well as surging demand from artificial intelligence, clean energy, as well as electric vehicles. तो नई नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वहां पे कॉपर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। दूसरी जगह पे ग्लोबल सप्लाई के अंदर डिसरप्शंस दिखाई दिए हैं, प्लस यूएस के जो टैरिफ अनसर्टिनिटी है, इन सब ने उसकी प्राइसेस को बूस्ट करने में या फिर इन्फ्लेशन लाने में थोड़ा सा हेल्प किया है, जिसने $12,000 पर टन को वहां पे क्रॉस कर दिया है। कॉपर एग्जैक्टली क्या होता है? एक नेचुरली अकरिंग मेटालिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 29, विच इज नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। और बोल सकते हैं कि ह्यूमंस के द्वारा यूज किए गए एलिमेंट्स में सबसे पुराने वाले एलिमेंट्स में से आता है। इट इज अमंग द ओल्डेस्ट मेटल्स। एंड आज की तारीख में अगर हम बात करें तो आज की इंडस्ट्रियल, डिजिटल और ग्रीन इकोनॉमीज के अंदर वो आपको मेन सेंट्रल जोन में वहां पे आपको मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कॉपर की क्या है? तो उसके सिंबल्स और साइंटिफिक जो भी उसकी डेफिनेशंस है, वो इंक्लूजन्स है, वो सब यहाँ पे लिखे गए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, सेकेंड ओनली टू सिल्वर। सिल्वर के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बढ़िया इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टर है, दैट इज कॉपर, विच इज डक्टाइल एंड मेलेबल, जिससे वायरिंग और शेपिंग देना बहुत ही ज्यादा आसान है। नेचुरली उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एंड वन ऑफ द फ्यू कलर्ड मेटल्स। यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है? 100% रिसाइकलेबल विदाउट एनी काइंड ऑफ लॉस ऑफ क्वालिटी। एंटी माइक्रोबियल है नेचर के अंदर, जिसके लिए हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर भी इसका यूज होता है। एनर्जी एफिशिएंट है, जो CO2 के रेमिशन को वहां पे ओवर द प्रोडक्ट ड्राइव साइकिल उसको वहां पे कम करता है। कहां कहां पे इसका यूज किया जा सकता है? तो पावर ग्रिड्स के अंदर, ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स के अंदर, बैटरी स्टोरेज, हर जगह भी इसका यूज है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी इसका बहुत ही बढ़िया सा यूज। साथ साथ डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए, साथ साथ हाइपर स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैसिलिटीज, वहां पे भी उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है फॉर कूलिंग एंड पावर ट्रांसमिशन। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज है, डिफेंस के अंदर यूज है, हेल्थ केयर में है। और इंडिया के अगर हम स्टेटस की बात करें तो इंडिया जो है, तो इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड कॉपर एज ए क्रिटिकल मिनरल अंडर द रिसोर्स स्ट्रेटेजी and over 90% dependence on imported copper concentrate. मेजरली अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो चिली है, पेरू है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, चाइना, यूएसए, सो दे आर द मेजर प्रोड्यूसर्स अलोंग द ग्लोब। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट जस्टिस मिशन। बहुत ही ज्यादा न्यूज में है ये वाला मिशन।
और किसने शुरू किया है जस्टिस मिशन? तो जस्टिस मिशन शुरू किया है चाइना के द्वारा। तो करंट में आता हुआ ये मिशन आपको पता होना चाहिए, चाइना ने अभी रिसेंटली इस मिशन की है लॉन्च, उसकी की है शुरुआत। तो चाइना कंडक्टेड अ लार्ज स्केल लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स, जिसका नाम था जस्टिस मिशन 2025। किसके आसपास? ताइवान के आसपास, जहां पे उन्होंने मिसाइल्स को लॉन्च किया, फाइटर जेट्स को वहां पे डाले और नेवल डिप्लॉयमेंट्स को वहां पे किया। और एक हाई इंटेंसिटी 2 दिन का पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दैट इज चाइना का एक मिलिट्री एक्सरसाइज, जहां पे ये सारी चीजों को इन लोगों ने वहां पे इंक्लूड किया। और किसके लिए इसको डिजाइन किया गया था? तो इट इज डिजाइन टू सिम्युलेट blockade operations and precision strikes against Taiwan's ports and maritime targets. लोकेशन कहां पे थी? तो conducted around Taiwan, including waters to the north and south of the islands. नेशंस में कौन से नेशन यहां पे इन्वॉल्व है? तो क्लियर है, वहां पे चाइनीज आर्मी ही मेजरली यहां पे इन्वॉल्व थी। ताइवान इस तरीके से इन्वॉल्व है क्योंकि उसके वो वहां पे टारगेट पे था, सो इट वाज द टारगेट ऑफ द ड्रिल्स, रिस्पॉन्डेड विथ हाइटेंड मिलिट्री रेडीनेस। उन्होंने भी अपनी एक रेडीनेस बताई। मेन उनका एम क्या था? चाइना के द्वारा ये मिशन करने का एम क्या था? टू सेंड अ डेटरेंट सिग्नल, एक सिग्नल भेजना अगेंस्ट ताइवान इंडिपेंडेंस असर्शंस। ताइवान जो आजादी के वहां पे जो नारे लगाते हैं, जिनकी आजादी होने की वहां पे इच्छा है, उसके खिलाफ एक क्लियर सिग्नल वहां पे भेजा है। साथ साथ टू वार्न यूएस एज वेल एज द अलाइज अगेंस्ट द मिलिट्री सपोर्ट एंड आर्म सेल्स टू ताइवान। यूएस और उनके साथी मित्र जो ताइवान को वहां पे मिलिट्री सपोर्ट दे रहे हैं, आर्म्स वगैरह वहां पे सेल कर रहे हैं, तो उनको वहां पे एक वार्निंग वहां पे दी है। और साथ साथ चाइना की जो कैपेबिलिटीज है उसको उन लोगों ने वहां पे शोकेस किया हुआ है। मिसाइल्स को वहां पे लॉन्च की गई, नेवल डिप्लॉयमेंट्स वहां पे हुए, जॉइंट ऑपरेशंस हुए बाय इंटीग्रेटिंग एयर सी मिसाइल एंड ग्राउंड फोर्सेस। वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रिल्स बोल सकते हैं नियर ताइवान इन द रिसेंट ईयर्स, इंडिकेटिंग देयर एस्केलेशन। इंप्लीकेशंस क्या होंगी, इसकी इफेक्ट्स क्या होंगी? तो रीजनल टेंशन वहां पे थोड़ा सा बड़ा है, यूएस चाइना की राइवलरीज वहां पे थोड़ी सी बड़ी है, और साथ साथ ईस्ट एशियन सिक्योरिटी को भी वहां पे थोड़ी सी इंपैक्ट वहां पे हुई है। So that is all about this mission, that is all about Justice Mission 2025। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जस्टिस मिशन है वो किसने कंडक्ट किया है? इट इज कंडक्टेड बाय चाइना। The next topic, which is about the drug resistant fungal species Candida auris। अब क्या है ये कैंडिडा ओरिस? एक ड्रग रेजिस्टेंट फंगल है, और रिसेंटली इंडियन लेड एक स्टडी ने वहां पे वार्निंग दी है कि ये जो कैंडिडा ओरिस है, जो ड्रग को रेजिस्ट कर देती है, मतलब जो दवाई है उसके सामने वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, उसकी इफेक्ट्स कम करती है, इट इज बिकमिंग मोर विरुलेंट एंड स्प्रेडिंग ग्लोबली विथ हाई मोर्टालिटी। ट्रीटमेंट के बाद भी वो मोर्टालिटी में सबको वहां पे कन्वर्ट कर रही है। एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगल पैथोजन है that causes severe invasive infection। स्पेशली कहां पे इनकी इन्वेजन्स, वहां पे कहां पे ये वाली फंगल ज्यादा स्प्रेड हो रही है? इन हॉस्पिटलाइज्ड एंड इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के अंदर ये वहां पे ज्यादातर स्प्रेड हो रही है। इसको आइडेंटिफाई किया गया था 2009 के अंदर, और एक इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ थ्रेट के रूप में इसको क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि वहां पे उसके फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज्यादा है और ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा बार फेल जा रही है। वेक्टर क्या है या फिर रिजर्वायर क्या है? तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेटिंग्स सच एज हॉस्पिटल्स एंड लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज, एंड इट परसिस्ट ऑन ह्यूमन स्किन, मेडिकल डिवाइसेस, इन एनिमेट सरफेसेस फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड्स। सिम्टम्स क्या रहेंगे? तो देखिए, सिम्टम्स जो है वो थोड़े से चेंज होते हैं। कई बार एक इंफेक्शन जैसा कुछ दिखाई देता है, कई बार बैक्टीरियल सेप्सिस जैसा कुछ वहां पर रिजेम्बलेंस आता है, तो उसी की वजह से उसका जो डिटेक्शन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। कुछ कॉमन साइंस वहां पे मिलती है, लाइक फीवर होना, चिल्स मतलब कि ठंड लगना, लो ब्लड प्रेशर हो जाना, और साथ साथ देखा जाए बहुत ही अगर सीवियर केस है तो वहां पे ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शंस भी वहां पे मिलते हैं। और उसके मेन फीचर्स में क्या है? इट इज रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटी फंगल क्लासेस
लिमिटिंग द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की जो एंटी फंगल मेडिसिन है उसके सामने ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और अगर मान के चलो मेडिसिन ने वर्क नहीं किया, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट जो है वहां पे फेल होने वाली है। मोर्टालिटी जो है वो 50% से भी ज्यादा है थेरेपी होने के बाद भी। सो दैट इज अ काइंड ऑफ मैटर जहां से टेंशन ज्यादा हो रही है। इट कैन ऑल्सो स्विच फ्रॉम यीस्ट फॉर्म टू filamentous growth, aiding the invasion। और इम्यून इवेजन की अगर हम बात करें तो इट अडेप्ट्स रैपिडली टू होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। उसके साथ वो आराम से वहां पे एडॉप्शन ले लेता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वहां से अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो वहां से ट्रांसमिशन होता है, या फिर कंटेमिनेटेड सरफेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इन्वेजिव डिवाइसेस लाइक कैथेटर्स, तो वहां से, और वेंटिलेटर्स, वहां से भी इसका स्प्रेड वहां पे हो रहा है। सो दैट इज ऑल अबाउट that fungal species which is known as Candida auris. The next topic which is about Anopheles stephensi। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो एक नई चैलेंज इंडिया के सामने आई है। एक हमने एक टारगेट बनाया है टू एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। 2030 तक हमें मलेरिया को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, लेकिन उसी के चक्कर में, उसी के सामने एक अर्बन मॉस्किटो एनोफिलिस स्टेफेंसी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्प्रेड हो रही है, स्पेसिफिकली इन द सिटीज लाइक दिल्ली। और जैसे जैसे ये मॉस्किटो वहां पे स्प्रेड होते जा रहे हैं तो उसके चलते मलेरिया के चांसेस और बढ़ रहे हैं। जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक हमें मलेरिया को एलिमिनेट करना है, वो उस टारगेट के बीच में ही आ रही है, दैट इज एनोफिलिस स्टेफेंसी। एक मलेरिया ट्रांसमिटिंग मॉस्किटो स्पीसीज है विच इज कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग बोथ प्लाज्मोडियम falciparum as well as Plasmodium vivax, now recognized globally an invasive vector। ध्यान रखना, it's a vector threatening malaria elimination efforts। जो हमारे मलेरिया को जो एलिमिनेट करने के जो एफर्ट्स है उसको ये थ्रेट कर रहा है। ओरिजिन कहां पे है? तो साउथ एशिया और अरेबियन पेनिनसुला से ये पूरा ओरिजिन हुआ, और देखा जाए तो बहुत ही मल्टीपल अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भी इसको रिसेंटली डिटेक्ट किया गया है, जो उनके रैपिड ट्रांसकॉन्टिनेंटल स्प्रेड को बता रहा है। हैबिटाट कौन से है? तो अर्बन और पेरी अर्बन एनवायरमेंट्स के आसपास ही ज्यादातर मिल रहा है। और उनका ब्रीड्स कहां पे हो रहा है? तो ब्रीडिंग इन आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर्स लाइक ओवरहेड टैंक्स, टायर्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, वाटर स्टोरेज वेसल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो नॉर्मल मलेरिया के वेक्टर है उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो एक हाई डेंसिटी सिटी को ये बहुत ही ज्यादा इजीली अडॉप्ट कर रहा है। सो एक अर्बन एडेप्टेबिलिटी इसके पास है, एक एफिशिएंट वेक्टर है बिकॉज इट कैन ट्रांसमिट बोथ द मेजर ह्यूमन मलेरिया पैरासाइट्स, जिसका रिसेंटली अभी हमने वहां पे मेंशन किया। एंड कंटेनर ब्रीडर है, सिमिलर ब्रीडिंग बिहेवियर टू डेंगू मॉस्किटोस, complicating the control strategies। It is capable of establishing itself rapidly in the new regions। और उनकी implications क्या है? तो हमारे जो मलेरिया के एलिमिनेट करने के जो गोल्स थे उसको ये थोड़ा और वहां पे डिले करती जा रही है। पहले 2027 था, और हमारी गिनती अभी क्या है कि 0 इंडिजिनियस केसेस को हमको लगाना है 2027 तक, और कंप्लीटली मलेरिया को हटाना है 2030 तक। लेकिन उसके सामने एक थ्रेट बन चुका है, shifts malaria from rural or tribal zones to the metropolitan settings, and it requires city specific surveillance, vector control and intersectoral coordination। तो that is all about Anopheles stephensi। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहाँ पे करते हैं, और कुछ इसी तरीके से नए करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ वापस एक बार मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए टॉपिक से वापस एक बार करेंगे शुरुआत। थैंक यू सो मच।